बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। और वो टॉपिक ये है कि हम प्रायोरिटी क्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो प्रायोरिटी क्यू जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। थोड़ी देर में हम इसे डिस्कस भी करते हैं कि किस तरह से है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यू क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, इसको किस किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो वेरिएंट्स हैं उनमें से कौन सा वेरिएंट जो है वो किस तरह से हमें फैसिलिटेट कर सकता है, और ओवरऑल सारे के सारे वेरिएंट्स में से सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है। यानी कि इसको मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हम उनका कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे और फिर आखिर में हमें ये पता चलेगा कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस काम के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यू क्या होती है। प्रायोरिटी क्यू से पहले हमें क्यू की समझ होनी चाहिए। तो क्यू बेसिकली हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो कि बनानी हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग बना लें लेकिन हम ना बनाएं। तो क्यों, जब भी कहीं भी सर्विस प्रोविजन हो रही होती है तो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो जनरली कम होते हैं। बैंक में आप चले जाएं तो कम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कहीं टिकट परचेज करने जाएं तो वहाँ कम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और लोग लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स जब एक गिवन क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वक्त बाकी के जो क्लाइंट्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं, और वो वेट एक क्यू में कर रहे होते हैं कि क्यू का मतलब पहले आइए पहले पाइए। तो लोग एक लाइन बना लेते हैं और बारी बारी फिर एंटरटेन होना शुरू हो जाते हैं, वन आफ्टर द अदर, और इस चीज़ को हम कहते हैं क्यू। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ रहते हुए किसको क्यू पसंद है? मुझे तो ऑब्वियसली आपकी तरह पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी क्यू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और प्रायोरिटी क्यू क्या है, इसकी एनालॉजी या इसकी इंट्यूशन क्या है कि एक सिफारशी क्यू होनी चाहिए। सिफारशी क्यू का मतलब कि हर बंदा अपनी अपनी एक सिफारिश ले आएगा। जी मैं स्टेशन मैनेजर साहब के पैगाम है आपके लिए, तो ज़रा मेरा काम कर दीजिए। मैं जनरल साहब के रेफरेंस से आया हूँ, मुझे वज़ीर आज़म साहब ने भेजा है, और मुझे फ़लाँ साहब ने भेजा है, और मुझे एमडी साहब ने भेजा है। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहता है। तो इससे फिर क्या चीज़ सामने आती है, इससे एक और डेप्थ समझ आती है कि जिसकी जितनी तगड़ी सिफारिश होगी उतना ही जल्दी से उसका काम भी हो जाना चाहिए। तो ये जो पूरी इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन है किसकी? प्रायोरिटी क्यू की, जो कि एक बड़े लाइट वेट मोड में हमने अंडरस्टैंड की। कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सारे काम और इस तरह से हो रहे होते हैं। जिस तरह एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, हम मिसाल लेते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल बनाए हुए हैं। मैंने भी अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाया है, ये वीडियोस भी मैं उस पर पब्लिश करता रहता हूँ। तो होता क्या है कि लिंक्डइन के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास कस्टमर्स होते हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि फ्री वर्जन को यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि प्रीमियम वर्जन को यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि कॉरपोरेट कस्टमर्स होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कस्टमर्स होते हैं। अब जब हम सारे लोग जो कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कस्टमर्स में हैं रिक्वेस्ट करते हैं लिंक्डइन के सर्वर को, तो उस सूरत में लिंक्डइन के सर्वर को क्या करना चाहिए? अगर बहुत सारे 10,000 फ्री लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई हैं, 500 प्रीमियम वालों की आई हुई हैं, 2500 रिक्वेस्ट हैं जो कि कॉरपोरेट कस्टमर्स की तरफ से आई हुई हैं, तो इस सूरत में क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि फ्री वालों की रिक्वेस्ट थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, प्रीमियम वालों की अच्छे तरीके से एंटरटेन होनी चाहिए, कॉरपोरेट की उससे भी अच्छे तरीके से एंटरटेन होनी चाहिए। सो एवरी रिक्वेस्ट इन एसेंशली कैरीज अ वेट, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में नेचुरली इनहेरेंटली जो क्यूज होती हैं वो बिल्कुल ही रिलीजियसली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो नहीं कर रही होती, बल्कि वो नेचुरली प्रायोरिटी की तरफ जाती हैं कि मेरा जो कस्टमर है उसकी क्या प्रायोरिटी है, या जो मैं काम करना चाहता हूँ उस काम की कितनी प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से उस पर्टिकुलर क्यू रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाए अमंग द रेस्ट ऑफ द सिमिलर रिक्वेस्ट। सो दैट्स द पॉइंट विच लीड्स अस टू द notion of priority queue.
इसी तरह जॉब क्यूज़ की हमने बात की, टास्क स्केजुलिंग जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिहाइंड द सीन कर रहा होता है, वो भी इसी टाइप की एक चीज़ है। ग्राफ के एल्गोरिदम्स में बहुत एक्सटेंसिवली हमें ये काम करना पड़ता है एट टाइम्स, और नेटवर्किंग भी इससे मिलता जुलता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो हर एक जो अगर एडजेसेंसी लिस्ट बनी हुई है तो हर एक एडजेसेंसी लिस्ट को हम क्या करेंगे कि उसमें हमें मिनिमम कॉस्ट वाला जो एज है वो फिगर आउट करना है। तो इसको फिर हम एक अगर किसी अच्छे तरीके से अच्छे डाटा स्ट्रक्चर में इसको लोड कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि हर एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे नेक्स्ट बेस्ट मिनिमम जो है वो हमें प्रोवाइड करता रहे। तो ये एक एफिशिएंसी जो है वो हम बाय कर सकते हैं। इसी तरह हीप सॉर्ट एक एल्गोरिदम है जिसमें कि हम एक इसी नोयत का काम कर रहे होते हैं कि हम एक एरे है तो उस एरे के अंदर से ओवरऑल मिनिमम को फाइंड करते हैं और उसको पहले नंबर पे रख देते हैं, फिर बाकी की एरे में से मिनिमम फाइंड करते हैं उसे दूसरे नंबर पे रख देते हैं, फिर बाकी की एरे में से मिनिमम फाइंड करते हैं और उसे तीसरे नंबर पे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम हर दफ़ा मिनिमम को फाइंड कर रहे होते हैं, या ऑल्टरनेटिवली अगर हमने दूसरी तरह सॉर्ट करना है तो मैक्स को फाइंड कर रहे होते हैं। ये तो थे कुछ जनरल इंट्रिंसिक यूज़ केसेस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन लेवल पे और आर्किटेक्चर लेवल पे इसी चीज़ को समझें तो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लंबी सी क्यू होती है, और क्यू जो है वो इन टर्न कंज्यूमर्स को हैंडल कर रही होती है। तो अगर आप प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड आजकल के दौर की टेक्नोलॉजी को देखें तो रैबिट मैसेज क्यू जो है वो इसकी एक मैनिफेस्टेशन है। और आप देख रहे हैं कि ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर जो माइक्रो सर्विसेज का एक इस वक्त आपको मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर आप कई सारी डिफरेंट तरह की क्यूज़ देख रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हम मल्टीपल तरह की क्यूज़ बना लें डिफरेंट तरह के कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। बट इन टर्न अगेन इवन इफ़ आप मल्टीपल टाइप की क्यूज़ भी बना लें तो स्टिल इनके अंदर जो रिक्वेस्ट हैं वो भी सर्टन वेट कैरी किए हो सकती हैं। सिमिलर टाइप के जो कस्टमर्स हैं उनकी भी वेटेजेस एग्जिस्ट कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने टाइम से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, वो कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कितना टाइम हो गया है उनकी रिक्वेस्ट को इस वक्त हमारे पास आए हुए। तो इस तरह से हम एक ग्लोबल नंबर उनके लिए ओवरऑल नंबर एक स्कोरिंग फंक्शन की मदद से फिगर आउट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हम उनकी अपनी इंटरनल क्यूज़ के अंदर उन्हें ऑर्डर दे सकें और उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकें। तो इस तरीके से ये रैबिट मैसेज क्यू जो है वो आजकल की एक बड़ी मशहूर सर्विस है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल आर्किटेक्चर्स के अंदर एफिशिएंट तरीके से काम को करने के लिए। और अपाची काफ्का के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि कई तरह के कंज्यूमर ग्रुप्स हैं और फिर उसके पीछे ब्रोकर्स के मुख्तलिफ रेप्लिकास हैं जो अगेन प्रायोरिटी क्यू की बुनियाद पे बहुत सारे कामों को एफिशिएंट तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग और टिपिकल अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज़ किस तरह फिट इन होती है एफिशिएंसी लाने के लिए लार्ज स्केल सिस्टम्स में, वो हमने एट लार्ज अंडरस्टैंड कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ इन एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ और एग्जांपल्स को भी उससे पहले डिस्कस करते हैं। ये वेब क्रॉलर है, सिंपल वेब क्रॉलर का हाई लेवल आर्किटेक्चर है जिसके अंदर अगेन एक प्रायोरिटी क्यू का कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है, जो कि जो भी यूआरएल्स आपने एक्सप्लोर किए हैं उनको प्रायोरिटाइज करता है कि किस यूआरएल को मैंने जाके रीड करना है। और इसी की एक ज़रा डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टिपिकल आर्किटेक्चर है जिसमें कि दो क्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं, एक फ्रंट क्यू है और एक बैक क्यू है। तो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्या है कि फ्रंट क्यू जो है वो प्रायोरिटी को एक्चुअली मैनेज कर रही होती है कि किस पेज को ज़्यादा जल्दी पढ़ने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम ये होता है कि कंटेंट की फ्रेशनेस को इंश्योर करने के लिए हम चाह रहे होते हैं कि जिन पेजेस पे कंटेंट बार बार चेंज हो रहा है, बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, उनको हम बार बार पढ़ें और ज़रूर पढ़ें ताकि हमारा जो इंटरनल इंडेक्सिंग डाटा है वो कंसिस्टेंट रहे और मेंटेन रहे और हम ज़्यादा सही आंसर्स दे सकें क्वेरीज़ का। बट
व्हाट दिस रिक्वायर्स इज क्या ऐसा ना हो कि आप ही बार बार एज अ क्रॉलर एक पेज को पढ़ते जा रहे हैं और जो एक्चुअल यूज़र हैं वो डिनाई हो रहे हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि हम एक सर्टन टाइम के बाद उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो क्या पोलाइटनेस का फैक्टर जो है हम इसे लेके आने की कोशिश करते हैं कि हम जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट उनकी भी एंटरटेन हो, और एज अ क्रॉलर हमारी रिक्वेस्ट भी एंटरटेन हो। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक इसी नोयत की एक हीप टाइप्स डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के एक्चुअली 3 तरीके हैं। देखिए, हमें एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे सबसे हाई प्रायोरिटी का डाटा चाहिए। मिसाल के तौर पे ये अगर हमारे पास डाटा है तो इस डाटा के अंदर ये प्रायोरिटीज़ लिखी हुई हैं। तो प्रायोरिटी में 100 प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और 11 प्रायोरिटी सबसे कम प्रायोरिटी है। तो मुझे तो यही है कि सबसे पहले मैं 100 प्रायोरिटी वाले को एंटरटेन करूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डाटा को सॉर्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा मसला हल कर देगा। तो सॉर्टिंग इन टर्न एफिशिएंट तरीन जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो n log n टाइम में कंपैरिजन बेस्ड जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो इससे कम में काम नहीं कर सकते। तो n log n टाइम तो सॉर्टिंग ले लेगी, और उसके बाद फिर मज़ीद क्या होगा वो हम देखते हैं। और इस सॉर्टिंग को हम इन टर्न 2 स्ट्रक्चर्स में स्टोर कर सकते हैं, एक एरे में और एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर। तो सॉर्टेड डाटा n log n टाइम तो ऑलरेडी कैरी किए हुए हैं, और उसके बाद फिर एरे या लिंक लिस्ट में ये रिजाइड कर रहा होगा। तो इस वक्त पहला जो सिचुएशन है उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि सॉर्टेड डाटा है हमारे पास एक एरे में। तो प्रायोरिटी क्यू को अगर हम एक सॉर्टेड डाटा की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें यूजिंग एन एरे डाटा स्ट्रक्चर, तो इससे क्या नताइज हासिल होते हैं और हमारी एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हम समझते हैं। तो रिमेंबर, हमने इस वीडियो में एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी इन सारे डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस की देखनी है कि अगर हम सॉर्ट करके एरे में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉर्ट करके लिंक लिस्ट में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और तीसरी जो प्रोविजन है वो हीप की है जो कि हम देखेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो रही हैं। तो इन दोनों में तो एसेंशली हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत पेश आ रही है। क्या हीप में भी सॉर्टिंग करनी पड़ती है या नहीं, ये आगे चल के हम इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। So the first thing is we have a sorted array and we want to use it as a priority queue to entertain our most prominent or relevant customers first, और फिर उसके बाद subsequently बाकी की जो client requests हैं उनको हम entertain करेंगे। So 100 is the best one, तो इसको हम entertain करेंगे। इसका मतलब क्या कि हम 100 वाले को सिस्टम से आउट करेंगे, और जब आप 100 वाले को सिस्टम से आउट करेंगे तो इट विल गो आउट। इसका मतलब है कि इन सारों को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 70 विल कम ऑन फर्स्ट प्लेस, 40 ऑन सेकंड, 60 ऑन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, और ये सारे जो येलो में हमें नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे शिफ्ट होंगे लेफ़्ट पे। तो ये येलो वाले लेफ़्ट पे शिफ्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि इसको निकालना तो बड़ा काम नहीं था कि 100 वाला हमारे पास बाहर आ गया, ये जगह भी खाली होगी। लेकिन इन सारों को शिफ्ट करने की जो कॉस्ट है वो बिग ऑफ एन टाइम में हमें ये पड़ रही है। तो डिलीशन जो है कि एक चीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं उस पर ये कॉस्ट आ गई। द सेकेंड थिंग इज़ वी वॉन्ट टू ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट। तो न्यू रिक्वेस्ट हमारे पास आई 90 की। तो 90 की रिक्वेस्ट जब आई तो उसने देखना है कि मैं वेयर शुड आई गो। तो इस सूरत में वो 90 के लिए अप्रोप्रिएट जगह ढूंढने के लिए, चूंकि इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, तो इट मे टेक लॉग ऑफ एन टाइम, जो कि बाइनरी सर्च को हम यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए कि इसको कहाँ ऐड होना चाहिए। तो ये हमें बता देगा लॉग ऑफ एन टाइम में कि हम शुरू में इसको लेके आएँ, क्योंकि 90 इज़ ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स। बट द थिंग इज़ व्हेन वी गेट टू दिस पॉइंट देन वी हैव अनदर कॉस्ट विच इज़ कि आप 90 को जब इधर लाएंगे तो इन सारों को आप राइट शिफ्ट करेंगे, और उसका मतलब ये है कि अगेन n कॉस्ट आ जाएगी। तो इस सूरत में log ऑफ n प्लस n कॉस्ट आ जाएगी विच विल बी बिग ऑफ n। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिलीशन कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं किसी रिक्वेस्ट को, तब भी एन टाइम लग रहा है, और एक नई आ रही है रिक्वेस्ट तो उस केस में भी पॉसिबली एन टाइम लग सकता है। हाँ, अगर आइडियली कोई छोटी वैल्यू आ जाए जो 11 से भी छोटी हो तो उस सूरत में लॉग ऑफ एन टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे आराम से एडजस्ट हो जाएगी और शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन हम तो वर्स्ट केस को देखेंगे, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा ओवरऑल वर्स्ट केस में
दोनों सूरतों में अगर हम एरे की मदद से प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिग O ऑफ n टाइम हमारी कॉस्ट आ रही है। अब हम दूसरे वेरिएंट पे जाते हैं कि प्रायोरिटी क्यू को अगर हमने सॉर्टेड लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा। जब हम सॉर्टेड लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनेगी। ये हमारे पास एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, इसके अंदर से ऑब्वियसली सबसे पहले 80 पड़ा हुआ है, तो इस 80 को हम कंज्यूम कर लेंगे और फिर बाकी के हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो ये सारा काम जो है वो हेड से हम डिलीट करेंगे और कुछ भी शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि एरे में ज़रूरत पेश आती है। तो इस सूरत में ये बड़ा मज़ेदार और अच्छा काम हो गया कांस्टेंट टाइम में कि हमने सिर्फ हेड को डिलीट किया और पहले ये हेड था 80 और अब 80 रिमूव हो गया है तो हेड जो है वो 75 बन गया है। तो ये कांस्टेंट टाइम एक्टिविटी है। नेक्स्ट जो बाकी बचा इसके अंदर अगर हम एक नया वैल्यू ऐड करें 67 तो क्या करेगा कि ये सिक्वेंशली ट्रेवर्स करना शुरू कर देगा और जहाँ इसकी अप्रोप्रिएट जगह मिलेगी उसे ऐड कर देगा। तो हो सकता है एंड पे मिले, हो सकता है शुरू में ही मिल जाए। तो हम इसको अगर देखें तो ये ओवरऑल बिग O ऑफ n टाइम में ये काम कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये लीनियर टाइम में ये एक्टिविटी करेगा। रिमेंबर एरे के केस में दोनों चीज़ें O ऑफ n टाइम में हो रही थी, जबकि यहाँ पे डिलीशन जो है वो कांस्टेंट टाइम में है और एडिशन लीनियर टाइम में हो रही है। तो ये इसकी दूसरी मैनिफेस्टेशन है। जब हम इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की तो उसमें आप इस सारी चीज़ से ये समझें कि डाटा स्ट्रक्चर कितना बड़ा रोल प्ले करता है कि हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो देयर इज़ वन थिंग इन सॉफ्टवेयर डोमेन विच वी कॉल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक सॉर्टेड एरे के केस में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक लिंक लिस्ट के केस में भी इम्प्लीमेंट हो रही है और जिस तरह चाहिए उसी तरह ही हो रही है। लेकिन आप इनकी एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम डोमिनेंटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। अब हम तीसरे वेरिएंट की तरफ जाते हैं और हीप की बात करते हैं। तो मैक्स हीप पे जब हम जाते हैं तो मैक्स हीप हमें पता है कि हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें मैक्स के केस में एवरी पेरेंट शुड पोजेस अ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास एक ट्री है। इसके अंदर जब हमें हर गिवन पॉइंट इन टाइम पे टॉप प्रायोरिटी वाला बंदा चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो वो रूट पे ही पाया जाएगा। रूट वाले को हमने किया डिलीट और कहा कि इसका मसला हल करें। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर एक बड़ी एफिशिएंट तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। हम इस 11 को उठा के हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे रखवा दिया और फिर इसको ट्रिकल डाउन करा दिया। तो 11 जब इसके रूट की जगह पे आ गया तो उसके बाद फिर हमने 70 को ऊपर 70 और 11 को कंपेयर किया, क्योंकि 40 और 70 में से 70 बड़ा था तो 70 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 11 नंबर 2 पे आ गया। उसके बाद 65 और 60 के अंदर से हमने 11 को कंपेयर किया तो 65 वॉज ग्रेटर, 65 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ही है हीप की, और हीप को हम जनरली एरे से ही इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी दूसरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों करते हैं और इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये कंप्लीट है ऑब्वियसली, और फिर ये यहाँ पे आके ये हीप जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो इस सारी एक्टिविटी के अंदर मैक्सिमम कितना ये ट्रिकल डाउन कर रहा है, जितने लेवल्स हैं, और लेवल कितने हैं, क्योंकि ये कंप्लीट है, कंप्लीट ट्री है और कंप्लीट बाइनरी ट्री n साइज़ का अगर हो तो उसके लेवल होते हैं log ऑफ n। इसका मतलब है कि ये सारा काम करने के लिए इसको log ऑफ n टाइम चाहिए होगा। तो रिमेंबर ये कोई इस सूरत में अगर आप डाटा को इनिशियल हालत में देखें शुरू में, तो ये डाटा कोई सॉर्टेड नहीं है, जबकि आप देख रहे थे लिंक लिस्ट और एरे दोनों के केसेस में हमें डाटा को पहले सॉर्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे तो कोई सॉर्टिंग की भी कोई कॉस्ट नहीं है। वी आर जस्ट एडिंग डाटा टू द हीप, वी आर जस्ट रिमूविंग डाटा फ्रॉम द हीप। So there is no essentially no cost for sorting as well। तो उसके बाद फिर अगर हम एडिशन की बात करें तो यही हीप हमारे पास दोबारा नज़र आ रही है। इस हीप के अंदर अगर हम 150 ऐड करना चाहें तो 150 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रक्चरली इसे मेंटेन करेंगे, 150 को नीचे लाएंगे और फिर इसको वन आफ्टर दी अदर ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 11 को नीचे ले आएंगे, 150 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद फिर 150 और 65 कंपेयर होंगे, 150 और ऊपर चला जाएगा, 65 नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद
हम एक और कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा 70 के साथ, और 150 और ऊपर चला जाएगा और 70 इसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइनली 150 भी ऐड हो जाता है। तो कितने कंपैरिजन्स हुए? अगेन जितने लेवल्स हैं, और लेवल्स कितने हैं? log of n। सो इन द केस ऑफ हीप अगेन हमें क्या करना पड़ा कि एडिशन के वक्त भी log of n टाइम हमारा लगा और डिलीशन के वक्त भी log of n टाइम लगा। तो अब हम इन तीनों को अगर कंपेयर करें कि ये काम जो कि हम प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, ये इन तीन डाटा स्ट्रक्चर्स की मदद से कर सकते हैं। कौन कौन से? एक सॉर्टेड एरे से, सॉर्टेड लिंक लिस्ट से, और हीप से। सॉर्टेड एरे के केस में ये n टाइम ले रहा है एडिशन पे और डिलीशन पे। सॉर्टेड लिंक लिस्ट के केस में एडिशन पे n टाइम ले रहा है, जबकि डिलीशन पे कांस्टेंट टाइम ले रहा है। हीप के केस में ये दोनों सूरतों में log of n टाइम ले रहा है। तो अगर हम इसको कुछ नंबर्स की मदद से समझने की कोशिश करें तो ये n की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हमने इसको देखने की कोशिश की है कि 128 हो, 1024 और 1024 इंटू 1024 विच लाइक मिलियन एलिमेंट्स। तो इस सूरत में आप देख रहे हैं कि सॉर्टेड एरे के केस में तो ये n ही कॉस्ट दे रहा है। सॉर्टेड लिंक लिस्ट के केस में ये बड़ा पावरफुल नज़र आ रहा है डिलीशन के केस में, लेकिन एडिशन इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। लेकिन हीप में अगर आप देखें तो ये log of n टाइम दे रहा है दोनों सूरतों में, विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी पावरफुल सोल्यूशन। सो दैट इज़ वाई इस तरह के जो हमने शुरू में लार्ज स्केल सिस्टम्स देखे, इन सारे लार्ज स्केल सिस्टम्स के अंदर हीप बेस्ड प्रायोरिटी क्यूज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि इनमें बहुत एक ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एवरी टाइम हर वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है, और मल्टीपल क्यूज़ होती हैं। और उनको प्रायोरिटी क्यू की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने के लिए यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास मिलियंस या थाउजेंड्स इंस्टेंसेस की क्यूज़ अगर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फिर उस सूरत में सबसे अच्छा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा हमें नज़र आ रहा है? हीप का। तो इसलिए हमें हीप को इस्तेमाल करते हुए प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को एन्जॉय किया होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई होगी कि डाटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन की क्या अहमियत है एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और उसको किस तरह से एल्गोरिथमिक अंडरस्टैंडिंग और डाटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस करती है एक गिवन प्रॉब्लम के एफिशिएंट सोल्यूशन को। और अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर लगाने से जो स्केलेबिलिटी है, हम जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, वो इस तरह लार्ज स्केल सिस्टम्स में कैसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। तो ये सिस्टम डिज़ाइन के लेवल पे, एक सिस्टम डिज़ाइन लेवल थिंकिंग के लिए आपको कैसे आप फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस डिवाइस कर सकते हैं जो कि स्केलेबल भी हैं हों और परफॉर्मेंस भी दे रहे हों। सो मैं इस चीज़ को जनरली स्टूडेंट्स को बहुत एम्फसाइज़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई होप कि आप सब ने भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा इसके ऊपर। With this, let's conclude this lecture, and we'll keep on posting on Back to Basics. Thank you very much.